पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का दोस्तों हमारी इस रिवीजन सीरीज़ में। आज इस सीरीज़ का हम 6th पार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहली बुक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है। अगला वन लाइनर है, संविधान सभा में भारत को गांव की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। अब इसके बाद ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये संगठन किसने स्थापित किया था 1942 में? तो ये अम्बेडकर जी ने अंतिम जो संगठन था वो स्थापित किया था। एक्चुअल में दोस्तों पूछा जाता है कि अम्बेडकर जी ने अंतिम संगठन कौन सा स्थापित किया था, तो कई बुक्स में आपको रिपब्लिकन और पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना देखने को मिलेगी, जिसकी स्थापना 1956 में मानी जाती है। लेकिन इसमें क्या हुआ था ना, अनुसूचित जाति महासंघ को की जगह उन्होंने इसे खत्म करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने की घोषणा 1956 में की थी। लेकिन इससे पहले कि वो स्थापना करते, दिसंबर 1956 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस संगठन की स्थापना जो है वो उनके फॉलोअर्स ने 1 अक्टूबर 1997 को की थी। तो इस तरीके से जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ना, टेक्निकली देखा जाए तो इसकी घोषणा सिर्फ BR अम्बेडकर ने की है, जबकि इसकी स्थापना जो है वो उन्होंने नहीं की। तो अंतिम रूप से अगर उन्होंने कोई कौन सा संगठन बनाया है तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने ऑप्शंस के हिसाब से आप अपने आंसर को चूज कीजिएगा। अगला वन लाइनर देखते हैं, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1998 में मिला है। और इनको किसके लिए मिला था? अकाल का अर्थशास्त्र अपने सिद्धांत के लिए। प्रभुसत्ता को राजनीति सिद्धांत से हटाना चाहते हैं, ये राजनीति सिद्धांत देखा है शॉर्ट में दोस्तों। प्रभुसत्ता को राजनीति सिद्धांत से हटाना चाहते हैं कौन? बहुलवादी। आपको पता होगा एकलवादी प्रभुसत्ता के विरोध में ही बहुलवादियों का सिद्धांत आता है, और वो प्रभुसत्ता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। लेनिन जो है वो क्रांति के अग्रदल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। लेनिन क्रांति के अग्रदल से संबंधित है। वहीं रोजा लग्जमबर्ग जनता का स्वतः स्फूर्तता से संबंधित है। माओ से तुंग जन दिशा से संबंधित है। ऑन डेमोक्रेसी इनकी एक पुस्तक का नाम है, न्यू डेमोक्रेसी इनकी पुस्तक का नाम है। ग्रामशी जो है वो निष्क्रिय क्रांति से संबंधित है। क्रांति की बुक्स का नाम है द प्रिंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। संरक्षक लोकतंत्र बेंथम से जुड़ा है। विकासात्मक लोकतंत्र JS मिल से जुड़ा है। लोकतांत्रिक अभिजनवादी जो विचार है वो शुम्पेटर से जुड़ा है। शुम्पेटर जो है वो एक अभिजनवादी यानी कि पॉलिटिकल इलीट थ्योरी से जुड़े हुए विचारक हैं दोस्तों, और इन्होंने पॉलिटिकल इलीट थ्योरी में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को मिलाया, और इसीलिए ये लोकतांत्रिक अभिजन सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं। बहुलवादी लोकतंत्र किसने बताया है? तो रॉबर्ट डहल ने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप किसने बताया है? कैसा होता है? बहुलतंत्र होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिरूप कैसा होता है? जनतंत्र मूलक और लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पिछली स्लाइड में मैंने ग्रामशी की पुस्तक का नाम जो है द प्रिंस बता दिया। द प्रिंस एक्चुअल में मैकियावेली की किताब है, और जो ग्रामशी की पुस्तक है वो है प्रिजन नोटबुक। ठीक है, ग्रामशी की पुस्तक का नाम है प्रिजन नोटबुक। ठीक है, और उन्होंने जो धारणा थी मैकियावेली की द प्रिंस वाली, वो उससे काफ़ी प्रभावित थे, और वो राजा को मैकियावेली की तरह द प्रिंस जो प्रिंस है उसी की तरह शक्तिशाली बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इनकी बुक का नाम प्रिजन नोटबुक है। ठीक है, ध्यान लीजिएगा, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने गलती से वहाँ पे प्रिंस बुक का नाम बता दिया, बुक का नाम नहीं है, बल्कि वो प्रिंस जो अवधारणा थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन बुक का नाम है उनका द प्रिजन नोटबुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वन लाइनर। राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है कहाँ पे दोस्तों? तो फ्रांस में। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी किसकी पुस्तक है? लास्की की। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत संबंधित है किस देश से? तो ये US से यानी कि अमेरिका से संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
अमेरिका में दोस्तों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो पूरी तरीके से अपनाया गया है। यहाँ पे जो सरकार के तीनों अंग है ना दोस्तों, व्यवस्थापिका, ठीक है, इसको हम लेजिस्लेटिव लिख लेते हैं, और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और जो न्यायपालिका है जुडिशरी, वो तीनों ही क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है। वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तीनों ही शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, यानी कि इन तीनों का एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता। यानी कि जो जुडिशरी का सदस्य होगा वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का सदस्य नहीं बन सकता, जो लेजिस्लेटिव का होगा वो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का नहीं बन सकता, जो एग्जीक्यूटिव का सदस्य होगा यानी कार्यपालिका का, वो इन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना हो दोस्तों तो संसदात्मक व्यवस्था मैंने पढ़ाई है, और शॉर्ट में मैंने संसदात्मक अध्यक्षात्मक व्यवस्था का अर्थ भी बताया, आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला पॉइंट हमारा। देखिए दोस्तों, जो यूएसए यानी अमेरिका में जो वहाँ की संसद है ना, यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कांग्रेस, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। कांग्रेस कहा जाता है, और वहाँ की कांग्रेस के 2 सदन हैं। जो वहाँ का उच्च सदन है उसे कहा जाता है सीनेट, और जो निम्न सदन यानी कि निचला सदन है उसे कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ की जो संसद होती है ना, यहाँ पे कुछ ऐसी जो कह सकते हैं परंपराएं विकसित हो गई हैं जो संसद के कामकाज में बाधा डालती हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रतिनिधि सभा में होती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो सीनेट में होती हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो प्रतिनिधि सभा में क्या क्या होता है दोस्तों? जेरीमैंडरिंग, पार्क बैरल व्यवस्थापन और फिलीबस्टर। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं, और जो ये फिलिबस्टर है ना दोस्तों, ये सीनेट में भी होता है। ठीक है, बाकी ये तो जो है ये केवल प्रतिनिधि सभा में देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। देखिए अगला वन लाइनर है, लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा किस में बताई गई है दोस्तों? तो आर्टिकल 311 में। जो आर्टिकल 300 संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 308 से लेकर और 323 तक दोस्तों यूपीएससी यानी कि लोक सेवाओं के बारे में बताया गया। इसमें पूरे में लोक सेवाओं के बारे में, साथ ही लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में भी बताया गया। तो ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आप इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसने कहा है? ये कहा है जेनिक्स ने, द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पुस्तक में। ठीक है, अब देख लेते हैं संविधान सभा की कुछ समितियाँ। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। देखिए संविधान सभा जो हमारी थी, जिसने हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया था दोस्तों, उसमें कुछ ये पद थे जिनके बारे में बताना है कि किस पद पे कौन था। तो संविधान सभा के जो स्पीकर पद पे थे दोस्तों, वो थे जीवी मावलंकर। उपाध्यक्ष पद पे थे बीटी कृष्णामाचारी। सचिव पद पे थे एचवी आयंगर, और सलाहकार थे बीएन राव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसको डबल स्टार मार्क कर दे रही हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मैं इसको मार्क कर रही हूँ दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, वाद हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो केशवानंद भारती वाद जो है वो संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित है। इंदिरा नेहरू वाद जो है वो अवसर की प्रतिष्ठा और समता से संबंधित है। चलिए, इंदिरा नेहरू वाद जो है दोस्तों प्रतिष्ठा व अवसर की समता से संबंधित है। रघुनाथ राव वाद है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है। एसआर बोम्बई वाद जो है वो संघवाद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रथम जनहित याचिका जो थी वो कब रखी गई, कौन सी थी? तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य वाद। ठीक है, आगे बढ़ते। सामूहिक सुरक्षा, चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई थी राष्ट्र संघ की संविधा में। राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों 1920 में हुई थी। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों को लगा कि हमें साथ मिलकर रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। तो वहीं से सामूहिक सुरक्षा की भावना को लेते हुए राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1920 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना। अगला देखते हैं, व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है जिसमें राजनीति विज्ञान का विकास संभव है। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये है कैपलान का, मार्टिन कैपलान, जिन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जिसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को 6 निकायों में बांटकर इसकी व्याख्या की है। ठीक है, आगे देखते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो ये रोज़ा लग्जमबर्ग की पुस्तक है, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई, और रोज़ा लग्जमबर्ग मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचारक हैं। आगे देखते हैं, हम IR में इंटरनेशनल रिलेशन में नव मार्क्सीय सिद्धांत का मूल भाव देख रहे हैं क्या है, और ये देख रहे हैं कि इस भाव से कौन जो स्कॉलर है वो संबंधित है। तो देखते हैं, पहला, साम्राज्यवाद पूंजीवाद के समारंभ के साथ इससे रोज़ा लग्जमबर्ग संबंधित हैं, और केंद्र परिधि सिद्धांत से संबंधित है रॉबर्ट क्रॉक्स, और अल्प विकास सिद्धांत से संबंधित है एजी फ्रैंक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नवग्रामशीवाद से कौन संबंधित है दोस्तों? तो राउल प्रेबिश। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, नवग्रामशीवाद, या शायद आपने नया भी सुना हो, ये नवग्रामशीवाद राउल प्रेबिश से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशमन MTCR के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है दोस्तों। ये क्या है? ये एक संगठन है जो G7 द्वारा 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1987 में बनाया गया एक संगठन है। ये जनसंहारक आयुधों के प्रसार पर नियंत्रण करता है। ठीक है, ये कहता है कि जो जनसंहारक आयुध समझते हैं आप लोग, शस्त्र, उनके क्या बोलते हैं, ये कहता है कि उनका प्रसार रोकना होगा। ठीक है, और जो भारत है ना, इंडिया, इसका 35वां मेंबर बना है 2016 में, इसलिए हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि MTCR का अब भारत भी सदस्य है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा की प्रमुख पुस्तकें। ट्रस्ट है, जो 1995 में लिखी गई है। द ग्रेट डिसरप्शंस 1999 में लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, जो कि 2011 में लिखी गई है। चलिए दोस्तों मैंने इस सीरीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है कि वो एक जगह आपको मिल सके। यहाँ पे आपको IGP भी देखने को मिलेगा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स भी, लोक प्रशासन भी देखने को मिलेगा, IR यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको पॉलिटिकल थिंकर्स भी देखने, सब कुछ मिला जुला में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं देखती हूँ ना कि कई बच्चों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और लोक प्रशासन और इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा टफ लगता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों कि उसकी रिवीजन सीरीज़ के लिए मैं कुछ डेडिकेटेड वीडियो इन्हीं कुछ के लिए मैं लेके आऊँ। ठीक है, इन्हीं यूनिट्स के लिए मैं लेके आऊँ। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी मैं उस पर भी काम करने वाली हूँ दोस्तों। तो अभी शुरू करते हैं हम इसको। अपने दोस्तों के साथ भी अपने इस चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों, कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये जानकारियाँ जो है पहुँच सके, ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी में मदद मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभेदीकृत नागरिकता, उदारवाद, सद्गुणों के साथ विधिक सांस्कृतिक। ठीक है, ये इसके स्कॉलर कौन है दोस्तों? तो ये इसके स्कॉलर है मरियम यंग। ये बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना है। ठीक है, पहचानों का समायोजन से कौन संबंधित है? भिखू पारेख। समुदाय आधारित पहचान की मान्यता से संबंधित है चार्ल्स टेलर, और समूह विभेदीकृत अधिकार से संबंधित है विम कमलिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से आप एकदम रट लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, रूसों को अधिनायकवादी लोकतंत्री किसने कहा है? तो ये कहा है टालमोन ने। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंत विरोध का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है माओ ने। माओ से तुम, जिन्होंने चीन में साम्यवादी क्रांति को किया और चीन में साम्यवाद को स्टैब्लिश किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नव पूंजीवाद का बौद्धिक जनक किसका कहा जाता है? तो ये हेयक को कहा जाता है। द हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? KP जायसवाल है। पेरेटो और मोस्का, ये दोनों इटली के विचारक हैं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे मैंने इसे क्यों इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों, एक एग्जाम में यही पूछा गया था कि पेरेटो और मोस्का किस देश के विचारक हैं। और जितने भी विचारक आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, खासकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, रूसो, अरस्तु,
ये जितने भी होंगे, जितने भी थिंकर्स आप पढ़ेंगे, सबका ये ज़रूर ध्यान से याद कर लीजिएगा कि वो कहाँ के हैं। ठीक है, ये ज़रूर, क्योंकि पूछ लेगा आपसे हॉब्स किस देश के विचारक हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो इंग्लैंड के विचारक हैं। ठीक है, ये सवाल देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं और कई बार ये हमें चक्कर भी खिला देते हैं। ठीक है, तो हमें चक्कर नहीं खाना है, इसलिए इनको तैयार करना है। आगे देखते हैं, क्रांति उत्पीड़ित व शोषित लोगों का उत्सव है, किसने कहा? लेनिन ने कहा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण है? कौन कौन सी क्रांतियां हैं जो राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के पतन का कारण है? तो सबसे पहली है 1779 की फ्रांस की क्रांति, फिर 1776 की अमेरिकन क्रांति, फिर 1688 की इंग्लैंड की क्रांति। दोस्तों पहले क्या होता था ना, राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। ठीक है, आपने सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत चलता था कि राजा जो है वो देवता है, ईश्वर ने बनाया, और जब वो ईश्वर ने बनाया तो लोग उसका विरोध भी नहीं करते थे। तो वो कई बार क्या होता था कि राजा अपनी मनमानी करता था। तो इसी चीज़ के विरुद्ध ना, इस दैवी सिद्धांत के विरुद्ध कि नहीं, राज्य को और राजा को ईश्वर ने नहीं बनाया बल्कि वो मानवीय कृति है, ये प्रूव करने के लिए ना ये क्रांतियाँ हुई, ये तीनों क्रांतियाँ हुई। ठीक है, और इन क्रांतियों ने इस चीज़ को प्रूव किया, और धीरे धीरे इन क्रांतियों के बाद हम देखेंगे कि दैवी सिद्धांत का पतन हुआ। ठीक है, समझौता सिद्धांत आया, जिसने कहा कि राज्य जो भाई है एक कृत्रिम संस्था है, उसे ईश्वर ने नहीं बनाया है, और उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों को महत्व दिया। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। उसके बाद विकासवादी सिद्धांत है, जिसने कहा कि भाई राज्य का विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा जो माना जाता है सिद्धांत एप्रोप्रिएट, वो है राज्य का ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्रीफ में मैंने बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार, उसकी वैधानिकता है। ये किसका कथन है? ब्लंट शैली का कथन है। एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, याद रखेंगे और बिल्कुल भूलेंगे नहीं। प्राचीन काल में इराक का क्या नाम था? मेसोपोटामिया। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों छोटे छोटे लगते हैं लेकिन गलत होते हैं ना, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। तो इन चीज़ों को तो आप एकदम याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, जो हम आपने पढ़ा होगा, जब आप वित्तीय प्रशासन पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप वहाँ पे पढ़ते हैं ना लेखानुदान, प्रत्यानुदान, लेखानुदान। ठीक है, जो ये वोट्स ऑन अकाउंट है ना दोस्तों, ये वही लेखानुदान है। ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेखानुदान और प्रत्यानुदान को किस संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, और वोट्स ऑन क्रेडिट ये प्रत्यानुदान है, प्रत्यानुदान। तो कई बार इस तरीके से एग्जाम में दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए किस में क्या बताया गया। तो लेखानुदान क्या है? तो विचारणीय बजटीय अनुमोदन से पहले जो अनुदान दिया जाता है वो क्या होता है? लेखानुदान होता है। और प्रत्यानुदान यानी वोट्स ऑन क्रेडिट क्या होता है? विस्तृत आकलनों के बिना एकमुश्त धन दे देना। उसके बाद अनुदान के लिए एक मांग क्या होती है? स्वीकृत बजट में न शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय। ठीक है, अनुदानों के लिए अतिरिक्त मांग क्या होती है? अनुदानों से अधिक राशि का व्यय। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ दोस्तों। देखिए, लेखानुदान या वोट्स ऑन अकाउंट का क्या मतलब है कि जब बजट पास हो जाता है ना दोस्तों, तो बजट पेश होने के बाद कुछ समय तक उस पर चर्चा और मतदान वगैरह चलती रहती है, जिसमें 25-26 दिन का समय जो होता है वो लग जाता है। तो जो सरकार होती है उसको अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो लेखानुदान क्या होता है कि बजट पास होने से पहले, पेश हो गया है लेकिन पास नहीं हुआ है, तो पास होने से पहले का जो टाइम है ना, ये बजट पेश होने का टाइम हो गया और ये बजट पास होने का। तो जो ये बीच का टाइम है ना दोस्तों, इस बीच के टाइम के अपने खर्चे चलाने के लिए सरकार को पैसे चाहिए होते हैं, यही होता है लेखानुदान। ठीक है, जो बजट की कुल राशि होती है ना, उसमें से लगभग छठा भाग लेखानुदान में सरकार को पहले दे दिया जाता है। यानी कि अगर आपका मान के चलते हैं कि जितना भी बजट होगा उसमें से छठा हिस्सा सरकार को यहाँ पे मिल जाएगा अपने खर्चा चलाने के लिए। और वोट्स ऑन क्रेडिट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सरकार को कोई आंकड़ा, मतलब ऐसा अचानक से कोई खर्च आ गया जिसका सरकार को खुद ही नहीं अनुमान है कि कितना पैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए अचानक से युद्ध हो गया, ठीक है, तो सरकार को थोड़ा ना पता है कि कितने दिन चलेगा और कितने पैसे में हो जाएगा। तो इस तरीके के खर्चों को पूरा करने के लिए वोट्स ऑन क्रेडिट होता है, जो संसद से पास कराया जाता है। ठीक है,
अनुदानों के लिए एक मांग, इसमें क्या होता है जैसे बजट में मान लीजिए कि कोई पहले से नहीं दिखाया गया था व्यय, लेकिन ऐसा अचानक व्यय आ गया जो ज़रूरी है, तो उसके लिए ये अतिरिक्त व्यय के लिए ये अनुदानों के लिए एक मांग होती है। और अतिरिक्त मांग होती है कि अनुदानों से अधिक राशि का व्यय। जैसे मान लीजिए किसी योजना पे ये माना गया था कि भाई 100 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। मैं एक बस जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो तो अब करोड़ों में बनता है, क्योंकि 100 रुपये में अब क्या ही आता है, ठीक है। तो 100 रुपये मान लीजिए सरकार का बजट है, लेकिन खर्च हो गए, खर्च होने कितने 110 रुपये हो गए, 110 रुपये। तो अब जो ये प्लस में 110 रुपये, सॉरी 10 रुपये हो गए, तो अब ये सरकार का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब अनुदान तो उसको 100 ही रुपये का मिला था, पर 10 रुपये उसको और चाहिए, तो ये जो अनुदान से ऊपर की राशि है ना 10 रुपये, इसी को हम अनुदानों से अधिक राशि का व्यय कहते हैं, ठीक है। मैंने ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है दोस्तों। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि वित्तीय प्रशासन पे भी पूरा डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रीफ में आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है, रिवीजन हो गया होगा आप लोग का। सहशताब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट कब आई है? 2011 में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006 में। और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन कब आया है? 2010 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देख रहे हैं लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत। लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत दोस्तों लिंडसे से संबंधित है। क्लासिकीय सिद्धांत याद रखेंगे किससे संबंधित है? लिंडसे से। कार्य विधिक सिद्धांत संबंधित है शुम्पेटर से। और आर्थिक सिद्धांत संबंधित है एंटनी डाउन से। और बहुतंत्र का सिद्धांत संबंधित है रॉबर्ट डहल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा विचारक लोकतंत्र के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अंबेडकर द अनटचेबल्स में अछूत के उद्भव का सिद्धांत दिया है कि किस में दिया है? अछूत का बौद्ध धर्मी सिद्धांत इन्होंने दिया है। कौन सी पुस्तक में? द अनटचेबल्स में। कौटिल्य ने सरकारी गबन के कितने तरीके बताए हैं? 40। मतलब कौटिल्य ने बताया कि भाई कोई व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी अधिकारी सरकारी धन का गबन कर सकता है 40 तरीकों से। ग्रामशी ने पांचवी बात की विशेषता बताई है। क्या बताई है? निष्क्रिय क्रांति, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, ठीक है। नई भी हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे नया ही दिखा क्वेश्चन। फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म एटिन बॉलीवर का है। किसका है? एटिन बॉलीवर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से। अगला है ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी। ये किसकी पुस्तक है? तो ये जे.एस. मिल की पुस्तक है। ट्रीटाइज देख के दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे लॉक होगा। ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? जे.एस. मिल की पुस्तक है। ऐसी पुस्तकें एग्जाम में दी ही जाती है इसलिए कि हमारा कंफ्यूज हो जाए। तो हीगल की अगली बुक है बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। ये किस पुस्तक में लिखा गया है? ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है, तो हीगल ने कहा है। और ये पूछा गया है कि हीगल ने किस पुस्तक में कहा है, तो फिलॉसफी ऑफ राइट में हीगल ने ये कहा है, ठीक है। चलिए, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।